हमने देखा कि एंजिन और बाकी लोग नो मैन्स लैंड से वापस जाने लगते हैं। एंजिन बोलता है कि हमेशा वो ही ड्राइव करता है क्योंकि और कोई चलाएगा तो वो सब सो जाएंगे। ग्रिस तो इतनी बेकार ड्राइविंग करता है कि कब खाई में गाड़ी कुदा दे पता भी नहीं चलेगा। रूडो नोटिस करता है कि रियो के पैरों पर निशान बने हुए थे, यानी रेमलिन का स्पेल इनकी हर चोट सही नहीं करता है। वो बस इन्हें एक बड़े जानलेवा हमले से ही बचाता है और ज्यादातर हमले तो टेम्सी ने ही किए थे। एंजिन कहता है कि नो मैन्स लैंड में आने का यही तो रिस्क है, हमें किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। तभी उसे पास में एक सिटी दिखाई देती है और ये लोग वहाँ चले जाते हैं। रूडो देखता है कि ये जगह उसे जानी पहचानी लग रही है। ये वही डॉक्टर है जिसके पास रूडो पहले भी आ चुका है और वो बुढ़ी डॉक्टर अब भी लोगों पे चिल्ला रही थी। एक मरीज बोलता है कि वो अब इस बुढ़िया के पास कभी नहीं आएगा, ये इतनी चिल्लाती है इसीलिए इसके पास कोई पेशेंट नहीं आते। लेकिन एंजिन जब भी यहाँ से गुजरता है तो वो इसके पास जरूर आता है क्योंकि एंजिन को ये कमाल की लगती है, क्योंकि ये उन पहले डॉक्टर्स में से थी जो बॉडी पॉल्यूशन का इलाज करती थी। उसने पॉल्यूटेड ऑब्जेक्ट्स पर बहुत स्टडी की थी लेकिन उस पर साइड इफेक्ट हो गया और इसीलिए वो अब चिल्लाती रहती है। और इसका नाम एलिस है और ये असल में एशिया और ऑगस्ट की दादी है। उनके पेरेंट्स मर चुके हैं तो वो कभी कभी एलिस से मिलने आते रहते हैं और एशिया ने डॉक्टरी भी अपनी दादी से ही सीखी है। सब अपना इलाज करवा लेते हैं। एशिया और ऑगस्ट मोटरसाइकिल से यहाँ आए थे तो वो जल्दी से निकल लेते हैं और कहते हैं बादल आने वाला है तो छुपने की जगह देख लेना। ये लोग असल में स्पीयर को बादल कहते हैं। वो बादल की तरह ही घूमता रहता है और जहाँ भी जाता है वहाँ कचरा बरसाने लगता है, जिससे बचने के लिए इन्होंने सेफ जोन्स बना रखे हैं और इस कचरे की चपेट में आने से कई लोग मारे भी जाते हैं और इसीलिए ये सब लोग स्पीयर से नफरत करते हैं और कोई भी ऊपर जाकर बदला लेने की कोशिश करता है तो बॉर्डर पर ही मारा जाता है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि रूडो और वो एंजल मारे क्यों नहीं गए और बॉर्डर को पार कर गए। रूडो कहता है कि उसे नहीं पता लेकिन उसने कुछ तो देखा था जो वो भूल गया है। तभी एंजिन का फोन बजता है। सैम्यू उनसे कहती है कि वो जल्दी हेडक्वार्टर्स वापस आ जाए क्योंकि गुंडों ने उन पर हमला कर दिया है। एंजिन अब एक पीछे वाले रास्ते से एंटर करता है और कहता है कि गुंडों ने उन पर अटैक कर दिया है, जिन्हें ये लोग अटैकर्स कहते हैं। ये लोग हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और इनके पास कोई पावर्स नहीं है। एक आदमी आरपीजी से हेडक्वार्टर पर हमला कर देता है। ये लोग यहाँ रूडो को लेने आए थे क्योंकि वो एक स्पेराइट है। ये धमकी देते हैं कि जल्दी हमें वो स्पेराइट सौंप दो वरना पूरी बिल्डिंग को गिरा देंगे। ये लोग बस ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग साइड से बिल्डिंग में घुस रहे थे। तभी ये देखते हैं कि जो रॉकेट इन्होंने चलाया था उससे तो बिल्डिंग को खरोच भी नहीं आई थी। जो लोग साइड से घुसने की कोशिश कर रहे थे वो भी वापस आ जाते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग में जा ही नहीं सके। सैम्यू इन्हें बताती है कि अगर इन्हें हेडक्वार्टर्स में आना है तो पहले इन्हें शट इन से परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों, इसी की पावर की वजह से इस बिल्डिंग में कोई बिना परमिशन नहीं घुस सकता है। सैम्यू अब खुद बाहर आ जाती है और इन्हें अटैक करने को बोलती है। वो आदमी सैम्यू पर भी एक रॉकेट मारता है लेकिन सैम्यू पहले से ही उस रॉकेट को देखकर पकड़ लेती है और वापस इन लोगों की तरफ ही फेंक देती है। वो लोग उस पर गोलियां भी चलाते हैं लेकिन वो उन सब गोलियों से आराम से बच जाती है, मानो उसके लिए टाइम स्लो हो गया हो। खैर, वो इन सब लोगों की पिटाई लगा देती है। एंजिन भी यहाँ आ जाता है और सैम्यू बोलती है कि ये बस मामूली गुंडे थे। वो एक से पूछती है कि तुम्हें किसने बताया कि हमारे पास एक स्पेराइट है, और एंजिन कहता है कि लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। वो मन में कहता है कि मैं रोज यहाँ अपने दिन की थकान मिटाने आता हूँ। यहाँ अच्छा खाना और लोग मिलते हैं, बस इन गिवर्स को छोड़ के। ये लोग सारी जिंदगी किसी एक ऑब्जेक्ट से ही चिपके रहते हैं। कितनी अजीब बात है, इनकी आंखें भी कितनी अजीब लगती हैं। फिर वो रूडो को देखता है और उसे देखकर डर के मारे वो यहाँ से भाग ही जाता है। रूडो इनसे कहता है कि वहाँ हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है और तुम लोग यहाँ डिनर पेलने आ गए। एंजिन कहता है कि अरे ब्रेक लेना भी तो जरूरी है। रियो कहती है कि हर मिशन के बाद हम ऐसे ही साथ में डिनर करते हैं, खाएंगे तभी तो आगे लड़ने के लिए ताकत मिलेगी, और ये कोई पहली बार नहीं है जब हम पे हमला हुआ हो। रूडो पूछता है कि तो क्या हर बार सैम्यू ही उन लोगों को मार के भगा देती है। एंजिन कहता है कि हाँ, सैम्यू से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। रूडो पूछता है कि वो इतनी स्ट्रांग है तो वो रिसेप्शन पे क्यों बैठी रहती है।
एंजिन कहता है कि सैम्यू के ग्लासेस उसे आई साइट की पावर देते हैं, पर उनका इस्तेमाल कर वो ट्रैश मॉन्स्टर को कैसे मारेगी। और वो खुद भी एक ऑफिस में काम करना चाहती थी। जरूरी नहीं कि हर गिवर ट्रैश मॉन्स्टर से लड़ पाए। रियो कहती है कि डिपेंड करता है कि उसने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कैसे रखा है। जो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट की पूरी पावर यूज करते हैं तो वो अटैकर्स बन जाते हैं और बाकी लोग डिफेंडर होते हैं। रूडो अब बोलता है कि उसे और भी अलग अलग तरह के गिवर्स को देखना है। तभी यहाँ पर 3 क्लीनर्स आ जाते हैं जो कि टीम चाइल्ड हैं। रूडो पहचान लेता है कि इनमें से एक ने उसकी लॉलीपॉप खाई थी, तो वो अपना खाना छुपा लेता है। गीता नाम की लड़की रूडो से मिलने आती है, पर रूडो उसे नहीं पहचानता। वो कहती है कि जब रूडो पहली बार हेडक्वार्टर्स आया था तब वो भी उस कमरे में खड़ी थी। इसका नाम गीता है, दूसरे बच्चे का नाम डियर सेंटा है और इनके लीडर का नाम है ब्रो सेंटा। गीता रूडो से पूछने लगती है कि ऊपर की दुनिया कैसी है, तो ब्रो उसे समझाता है कि उसे इस तरह की बातें हेडक्वार्टर से बाहर नहीं करनी चाहिए। एंजिन बोलता है कि आसपास के लोग सुन लेंगे कि रूडो ऊपर से आया है। अटैकर्स ने बताया था कि उन्हें भी ये इन्फो किसी बार में मिली थी। कोई अनजान आदमी उनके पास आया और फ्री में ही उन्हें ये बात बता दी। शायद वो लोग देखना चाह रहे थे कि हेडक्वार्टर्स में घुसना कितना मुश्किल है। गीता रूडो के पीछे ही पड़ जाती है कि उसका फेवरेट काइजू कौन सा है। एंजिन बोलता है कि ये काम भी रेडर्स का ही हो सकता है। रूडो अब दूर जाकर बैठ जाता है और बोलता है कि हमें और चौकन्ना रहना चाहिए। तभी उसके पास वाला आदमी कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पीछे कोई गुंडे पड़े हैं क्या? वो जरूर रेडर्स होंगे। मैंने सुना है आजकल वो किसी चीज के पीछे लगे हुए हैं, तो तुम्हें संभल के रहना चाहिए बच्चे। रेडर्स को अब एक नया बॉस मिल गया है, तो उन्हें जो भी चाहिए वो हासिल करके रहेंगे। अगर तुम चौकन्ने नहीं रहोगे तो तुरंत ही वो तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। तभी ये आदमी अपने पास से कुछ जूते निकाल के दिखाता है, जिन्हें देख रूडो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये तो एमओ के जूते हैं। रूडो के सामने जो आदमी बैठा है वो और कोई नहीं बल्कि रेडर्स का बॉस है और उसके साथ वो पोर्टल वाली लड़की बैठी हुई थी। तभी टीवी पर न्यूज आने लगती है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। ये बॉस रूडो को बताता है कि मैं ही रेडर्स का लीडर हूँ और वेदर रिपोर्ट हमेशा देखते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी तूफान के बारे में क्यों ना हो। तभी रूडो और बाकी सारे क्लीनर इस बॉस पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो लड़की अपना पोर्टल खोल देती है जिसमें बॉस और रूडो दोनों चले जाते हैं। एंजिन रूडो का पैर पकड़ता है और वो सारे क्लीनर्स भी फिर पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं और फिर वो लड़की भी गायब हो जाती है। यहाँ सिर्फ ग्रिस, फोलो और टोमी ही रह गए थे। ये सारे क्लीनर्स किसी गुफा जैसी जगह में जाके गिरते हैं। इन्हें अपने सामने वो बॉस और बाकी रेडर्स भी नजर आते हैं और रूडो बहुत ही गुस्से में था। वो आगे बढ़ के पूछता है कि उन लोगों ने एमओ के साथ क्या किया और ये एपिसोड